नमस्कार, यो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। बाजार ने आज तेजी का शानदार चौका लगाया है और इन 4 दिनों में निफ्टी में तकरीबन 400 अंकों के आसपास का उछाल है। 21,600 के आसपास जिस रेजिस्टेंस की बात की जा रही थी उसके आसपास जाकर बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है। निफ्टी है करीब 325 अंक ऊपर और आज भी जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो है तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में। आज हम देखेंगे तो मेटल, स्टील, ऑटो ये शेयर बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और एफएमसीजी फार्मा में सिलेक्टिव थोड़ी सी हम बिकवाली आज देख रहे हैं। खपत वाले शेयर हैं, नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ब्रिटानिया सबसे ऊपर 0.25% की ही नरमी वहां पर है, उसके पीछे एशियन पेंट्स। साथ साथ हम देख रहे हैं कि सन फार्मा, सिप्ला में हल्की सी कमजोरी पर कारोबार हो रहा है। कल हमने फार्मा शेयरों में अच्छी सेहत देखी थी, आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आपको वहां पर शायद देखने को मिलेगी। लेकिन अब हिंडाल्को 3% ऊपर है, जेएसडब्ल्यू स्टील में रौनक है, टाटा स्टील ऊपर है। इसके अलावा अगर हम वायदा के स्टॉक्स की बात करें तो हिंद कॉपर में तेजी है, सेल में भी ठीक ठाक मजबूती पर कारोबार हो रहा है। और नोमरा की रिपोर्ट आई है, सीमेंट स्पेस को लेकर अच्छी रिपोर्ट है और यहां से वॉल्यूम पिकअप की वो संभावना जता रहे हैं। उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, अंबुजा हो, एसीसी हो या फिर छोटी कंपनीज में स्टार सीमेंट, डालमिया भारत, सागर सीमेंट, इन शेयरों में आज हम रौनक देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अब तो साल ये खत्म होने को है, बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो की चर्निंग भी करते हैं, कुछ नए शेयरों को शामिल करते हैं, पुराने शेयरों को अपने पोर्टफोलियो से निकालते हैं। तो योर स्टॉक्स में हम इन्हीं दर्शकों की मदद करते हैं। सवाल पूछने की जो तरीका है लगातार स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर और सोशल मीडिया का पता सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, ET9 स्वदेश। आप जाइए और अपने सवाल पूछिए। हम कोशिश करते हैं कि सभी सवालों के हम शो में जवाब जरूर दें। और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान। जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह। गौरांग जी और रवि जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। रवि, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 4 दिनों की लगातार तेजी, अच्छी तेजी, और कहीं ना कहीं इस तेजी के बाद होता यह है कि वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या महंगे साइड पर हो गए हैं। वो एक अलग चर्चा जरूर है, लेकिन आप ही बताइए कि बाजार के जो टेक्निकल्स है वो क्या कह रहे हैं। क्या 21,600 पर एक हम ठहराव देखेंगे या बाजार उसको तोड़ेगा और आगे की सफर हम तय करेंगे? जिस तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है उसी तरीके से इक्विटी मार्केट में भी सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय एक काउंटर रुकता है, दूसरा काउंटर उससे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो देखिए, जो निफ्टी का 21,600 का लेवल है, मुझे लगता है कि ये लेवल भी क्रॉस हो जाना चाहिए इस हफ्ते की क्लोजिंग तक, यानी कि कल तक में इन लेवल्स को अचीव करना चाहिए। और टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है अब 21,750 और 800 के लिए यहाँ पर टारगेट निकल कर देखने को मिल रहा है। लोअर साइड पे अगर यहाँ पर ऑप्शंस के डेटा को भी देखें और चार्ट भी देखें तो आपको सपोर्ट नजर आएगा 21,480 पर, 21,450 पर, 21,400 पर। तो यानी कि लोअर कहीं ना कहीं से बॉटम आउट होता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की भी बात करें, जैसे ही 48,000 के ऊपर आता है तो अपील करता है कि अब 48,500 के टारगेट की तरफ बढ़ेगा। और ओवरऑल कंपोनेंट भी देखते हैं तो निफ्टी के स्टॉक्स हो या फिर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट हो, उन सभी में अक्रॉस द सेक्टर तेजी देखने को मिल रही। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल लेवल्स पर डिप पे भी बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, करंट लेवल पर भी यहां पर बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और ऑप्शन ट्रेडर को सेल की स्ट्रैटेजी से थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि बाइंग मोमेंटम काफी अग्रेसिव है और यहां पर अभी टारगेट नए जो हैं वो हाई बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो बाजार पर ये व्यू, थोड़ी देर में आपके हम सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन आज कुछ आईपीओ की लिस्टिंग भी हुई है। उसमें से एक है RBZ ज्वेलर्स, सपाट लिस्टिंग हुई। 100 रुपये का इशू प्राइस था, 99 रुपये पर 99 रुपये 50 पैसे पर लिस्ट हुआ। हालांकि लिस्टिंग के बाद हम शेयर में देख रहे हैं कि 5% के आसपास की तेजी है। लिस्टिंग पर बातचीत करने के लिए और आगे कंपनी की क्या योजनाएं हैं, किस तरह से कंपनी विस्तार करेगी, कारोबार कैसे बढ़ाएगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के जॉइंट MD हरित झावेरी। हरित जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। पहले तो आपको बहुत बधाई इस लिस्टिंग के लिए और शुभकामनाएं भी। हरित जी, हम देख रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है बड़ा एक यूनिक स्पेस में डील करती है, कारोबार करती है। एंटीक ब्राइडल गोल्ड ज्वेलरी आप बनाते हैं और बेचते हैं और आपके बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं जो लिस्टेड स्पेस में ऑलरेडी हैं। वो टाइटन भी उसमें है, उसमें हम सेनको का भी नाम देख रहे हैं। आप जरा ये बताएंगे कि
होलसेल और रिटेल, चूंकि दोनों ही जगह आपकी प्रेजेंस है, ब्रेकअप आप जरा दे पाएंगे रेवेन्यू का कि कितना होलसेल से आ रहा है और कितना रिटेल से आ रहा है? जी, अगर हम आपको हमारा बिजनेस जो है जानना है तो उसका बिजनेस मॉडल सबसे पहले समझना पड़ेगा। मैं आपको बिजनेस मॉडल जब समझाऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल के फाइनेंशियली 3 पार्ट है। अगर आप मेरा टॉप लाइन इस तरीके से समझेंगे कि मेरा 289 करोड़ का टॉप लाइन है लेट्स से फिस्कल 23 में, तो ये आपको सही पिक्चर एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है। जो सही पिक्चर है वो ये है कि हम लोग 1059 केजी का वॉल्यूम कर रहे हैं फिस्कल 23 में, जिसका वैल्यू जो है वो 550 करोड़ है। और जस्ट बिकॉज के 600 किलो जो वॉल्यूम है वो हम लोग एडवांस मेटल के थ्रू करते हैं, जब जॉब वर्क में वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसका सिर्फ लेबर चार्ज जो है वो टॉप लाइन को आता है। तो ये जो चीज है जहां पर जॉब वर्क का जो अमाउंट है वो वैल्यू में कैलकुलेट नहीं होकर सिर्फ लेबर कंपोनेंट में आता है, तो ये हमारा जो टोटल मॉडल जो है वो थोड़ा यूनिक बन जाता है। तो आप प्लीज उसके वॉल्यूम्स को हमेशा डेटा को रेफर करिए। अब जब मैं आपका क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूं तब हम लोग 80% जो है वो जॉब वर्क और होलसेल में है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और 20% जो है वो रिटेल में है। अगर मैं आपको बाइफर्केशन देना चाहूंगा सिर्फ उसके टॉप लाइन बेसिस पे, तो यू कैन से दैट वी आर 60-40, 60% इनटू रिटेल, 40% into retail and 60% into wholesale and job work. But I think volume will give you the correct real picture of how the whole business is happening. That is 20% retail and 80% wholesale and job work. बिल्कुल हरित, स्वागत है आपका। प्रशांत बात कर रहा हूं, और जब हम आपके क्लाइंट मिक्स को देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मालाबार गोल्ड और कई और टाइटन भी है। तो क्या जो ग्राहकों पे डिपेंडेंसी है, जो कस्टमर डिपेंडेंसी है टॉप 10 कस्टमर्स पे, वो क्या बढ़ने वाली है जो फिलहाल 18.25% के करीब है? अगर आप आरबीसेट की बात करें तो हम लोग हमेशा से ही ऑर्गेनाइज रिटेलर को टारगेट करते हैं अपने कंज्यूमर गुड्स जो है वो बेचने के लिए। हम लोग प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनाइज्ड के सेगमेंट में रहना चाहते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर। मैं एक झलक आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी इंडस्ट्री जो है वो रिटेल की तरफ जब है तब हमारे दो दशक में 2 डिकेड्स में 10 to 15% से 40% तक ऑर्गेनाइज हो गया है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अभी तक 85% अनऑर्गेनाइज रहा है। ये जो डेटा है मैं कैरेज रिपोर्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और ये जो डीलिंक है कि जहां पर 40% रिटेलर्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और जबकि 15% होलसेल मैन्युफैक्चरर ही ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो ये डीलिंक जो है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है कंपनी के लिए, जहां पर कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में काम करते हुए ऑर्गेनाइज रिटेलर को जो है हम लोग माल सप्लाई करते हैं, स्टॉक सप्लाई करते हैं। और ये डी लिंक जो है इस चीज का हमको फायदा मिलता है। ये आप हमारे वॉल्यूम डेटा से देख सकते हैं कि आज इंडस्ट्री का वॉल्यूम डेटा जो है वो 2 to 2.5% जो है वो बढ़ रहा है, जबकि आरबीजेड का वॉल्यूम जो है वो 10 to 15% कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो ये रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ जो है इट्स इटसेल्फ एन इंडिकेशन दैट ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स प्रेफर्स ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स फॉर देयर प्रोक्यूरमेंट, जहां पर हम लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे आ रहे हैं। ठीक है हरित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो कस्टमर्स हैं, जिन कंपनियों को आप सप्लाई कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे कम्पीट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने अहमदाबाद में एक शोरूम ऑलरेडी खोला हुआ है। तो रिटेल फ्रंट पर आपकी स्ट्रेटजी क्या है, जरा ये बताइए, क्या और आप शोरूम खोलने जा रहे हैं? और दूसरी चीज मार्जिन को लेकर होगा, क्योंकि एबिटा मार्जिन आपका अगर हम 21 की बात करें तो 19% था, 23 में वो गिर के करीब 13% पर आ गया है। तो इसके पीछे के रीजन क्या है और आप किस तरह के मार्जिन्स आप अपनी नजर में रख के चल रहे हैं जो कि आगे जाकर सस्टेनेबल होंगे? अगेन मैं आपको अपने बिजनेस मॉडल की तरफ खींचना चाहूंगा। आप जब भी हम लोग मार्जिन्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आप हमेशा टॉप लाइन देखेंगे और उससे ही आप पूरा कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज हमारी बैलेंस शीट को आप वॉल्यूम डेटा से पढ़िए। जब आप बोल रहे हैं कि हरित हम रिटेल में कैसे
करना चाहेंगे, हम 20% वॉल्यूम वाइज रिटेल में है और 80% वॉल्यूम वाइज हम लोग होलसेल और जॉब वर्क में है, और इसी कंपोजिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आप बोल रहे हैं कि एबिटा मार्जिन जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, आप अंडरस्टैंड करिए कि जॉब वर्क जो है उसका जो रेवेन्यू है ना जॉब वर्क का, वो सिर्फ मेकिंग चार्ज का रेवेन्यू टॉप लाइन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो पूरा वैल्यू जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक आपको एबिटा जो है वो फ्लक्चुएटिंग दिखेगा। अज्यूम करके मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूं कि अज्यूम करके मैंने क्वांटिटी जो है मैंने सेल किया 100 kg और मैंने जॉब वर्क किया 400 kg, तो इस बेसिस के लाइन पे आपको दिखेगा कि मेरा एबिटा जो है वो बहुत शूटअप कर गया। क्यों शूटअप करेगा? क्योंकि मेरा जॉब वर्क का जो मेकिंग चार्ज है वो सीधा डायरेक्ट कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, जो मेरे प्रॉफिट को हेल्प करेगा सपोर्ट करने में। जबकि अज्यूम करिए कि मेरे पास 400 किलो जो है वो टॉप लाइन है, मतलब क्वांटिटी सोल्ड है, और 400 किलो क्वांटिटी प्रोसेस्ड है, मतलब मैंने जॉब वर्क किया। इस इंडिकेशन के मुताबिक आप हमारा एबिटा देखेंगे तो वो फॉल हो जाएगा, मट एब्सोल्यूट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप हमारा जब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तब मेरा फिस्कल 21 में अगर 9 करोड़ या 10 करोड़ का पैट है, फिस्कल 22 में 14 to 15 करोड़ का पैट है, फिस्कल 23 में मेरा 22.33 करोड़ का पैट है। तो दिस इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अप एंड द वॉल्यूम क्वांटिटी इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अप। सो फॉर माय बिजनेस इट इज वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रांग टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम डिटेल्स एंड देन हेंस फॉर जज द बिजनेस। करेक्ट, ठीक है हरित, बिल्कुल। कई बार सवाल पूछने का मकसद ये भी होता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में अगर कोई क्वेरी उठ रही है तो उसका जवाब भी मिल जाए। लेकिन आपने बहुत सही से समझाया कि वॉल्यूम प्ले है आपका, और वॉल्यूम बढ़ेगा वो आपके एब्सोल्यूट जो प्रॉफिट उनको ड्राइव करेगा। मार्जिन पर थोड़ा सा हिट हो सकता है, लेकिन वो दोनों एक सेपरेटली उनको देखना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए हमें और हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको आपके बिजनेस के लिए आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं फिर से हमारी तरफ से। एक खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं और ये है ऑप्शन का चैंपियन। और ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले साहब। अमोल जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई थिंक मुझे टीसीएस जनवरी सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है, 3900 का 91 रुपीज के आसपास चल रहा है। टारगेट उसका रहेगा 151 और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 71 रुपीज। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,500 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3,500 का। पोजिशनल है, थोड़ा टाइम लेगा स्टॉक, बट जिस लेवल पे अवेलेबल है आई थिंक एक करेक्शन पूरा कर चुका है और स्टॉक में आने वाले दिनों में टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस पूरे दिखते हैं। अमोल जी आपका इस रणनीति के लिए, तो टीसीएस जनवरी सीरीज के लिए आपको अहम लेवल्स बता दिए गए। याद रखिए कि ऑप्शन की दुनिया में 90% लोगों को नुकसान होता है, तो हम आपको एक रिस्क डिस्क्लोजर भी दे रहे हैं, सोच समझकर निवेश करें ऑप्शन की दुनिया में, वायदा बाजार में। चलिए बढ़ते हैं आगे और पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। माफ कीजिएगा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन अपना सवाल उन्होंने हम तक पहुंचाया है। आयुष अग्रवाल हैं दिल्ली से और इनका सवाल चंबल फर्टिलाइजर पे है। 200 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, 335 रुपए के भाव पे इन्होंने चंबल फर्टिलाइजर में निवेश किया हुआ है। गौरांग सर गुड मॉर्निंग, आपसे ही शुरुआत करते हैं। चंबल फर्टिलाइजर 335 रुपए पे इनकी खरीद है, फिलहाल इनके भाव से ऊपर है स्टॉक, आगे का नजरिया क्या बन रहा है? प्रशांत, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात और सादर प्रणाम हमारे तरफ से। तो पहले तो डिस्क्लोजर देना जरूरी होगा, आवश्यक होगा। चंबल फर्टिलाइजर पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है और लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं तो करीबन 375 के आसपास के लक्ष्यांक बन रहे हैं, जो कि मौजूदा स्तर से ज्यादा दूर नहीं है। अगर समय की पाबंदी नहीं है तो हमारी राय होगी कि आप अपना निवेश बना करके रखिए। ठीक है, निवेश बनाकर रहने की सलाह है। कल हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी तेजी भी थी। अगले दर्शक को जोड़ेंगे, महाराष्ट्र से संदीप शिंदे हमारे साथ हैं। संदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हेलो सर, हाँ मेरा नाम संदीप शिंदे है। हेलो जी जी संदीप जी पूछिए अपना सवाल। सर मैंने पहले 1 साल पहले मैंने टाटा एलआईसी के 4 शेयर लिए थे
जबकि वो हाई लेवल पे था उस समय। और मेरा इरादा था कि वो मैं स्टॉक अपने डिलीवरी के लिए मैंने नहीं लिया था, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था। और उस समय वो हाई तक था, पर उस दिन से वो स्टॉक ऐसे नीचे गिरा कि उसी समय से वो ऊपर गया ही नहीं। तो मुझे 1 साल तक मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे वो सेलिंग करने का मुझे वक्त भी नहीं मिला। तो अभी उसका प्राइस तकरीबन 8,900 चल रहा है, और जब मैंने लिया था ना तो 9,599 था। तो यानी संदीप जी, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आपने ट्रेड के लिए टाटा एलेक्सी लिया था और उसके बाद शेयर गिरा और आप फंस गए। हाँ, मैंने स्विंग के लिए लिया था, स्विंग ट्रेड के लिए लिया था। तो पहली चीज तो ये है कि हाँ, तो इसमें पहली चीज ये होती है कि अगर आप कोई ट्रेड के लिए अगर आप कोई शेयर ले रहे हैं ना, तो ट्रेड को लेकर जो अनुशासन वाली जो चीजें होती है उसको फॉलो जरूर करना चाहिए। मसलन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, उसको आप स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते रहिए। और स्टॉप लॉस भी मतलब सोच समझ के, मतलब जो एक्सपर्ट सुझाएं या फिर आपकी जितनी समझ कहे वो उसको फॉलो जरूर करना चाहिए। इसीलिए होता है स्टॉप लॉस कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। अब देखिए 1 साल से फंसे हुए हैं, हालांकि 4 शेयर ही हैं, लेकिन इसमें गौरांग सर साल भर तो हो गए, ये निवेशक नहीं थे, इन्होंने ट्रेड के लिए लिया था लेकिन निवेशक बन गए इन बदले हुई परिस्थितियों में। आपकी सलाह क्या होगी टाटा एलेक्सी? हालांकि कंपनी के फंडामेंटल को कोई लेकर कोई सवाल नहीं है, ओवर द ईयर अगर हम लंबी अवधि में देखें तो मल्टीबैगर साबित हुआ, लेकिन ऊपरी स्तर पर लिया, ये गलती थी। नहीं, गलती वो नहीं है कि ऊपरी स्तर पे लिया अभिषेक, गलती ये है कि आपने अनुशासन नहीं रखा, डिसिप्लिन नहीं रखा। और संदीप शिंदे जी को मैं एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि पहले तो शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए तो सभी जोखिमों के अधीन है शेयर बाजार। और अगर आप कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये जोखिम जो है वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो मुझे नहीं पता संदीप जी आपका अनुभव कितना है शेयर बाजार में, लेकिन अनुभव से अनुभवी कारोबारी भी मात खा जाता है शेयर बाजार में। इसलिए आवश्यक यह है कि आप अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन रखें, पहली बात। दूसरी बात, 4 शेयर 9,500 के ऊपर खरीदने के बाद अभिषेक, इनको बहुत बड़ा मौका था निचले स्तर पर और जोड़ने के लिए, क्योंकि ये गलती कर दी थी। लेकिन कंपनी अच्छी है, ये इनका मेरे ख्याल से सौभाग्य है। पहले तो खरीदारी की राय है टाटा एलेक्सी कवर, लेकिन शिंदे जी दोबारा ऐसी गलती मत कीजिए। आप अनुशासन रख के काम कीजिए। अगर आप अनुभव नहीं है तो कारोबार यानी कि ट्रेडिंग मत कीजिए आप, क्योंकि वहां पर बहुत आवश्यक है कि आपका अनुभव कितना है शेयर बाजार में। अगर वो सब नहीं है तो ट्रेडिंग मत कीजिए। खैर बहरहाल 9,500 के ऊपर खरीदा, मौजूदा स्तर करीबन 8,980 के आसपास। इस स्तर पे या गिरावट पर, क्योंकि इनके पास शेयर की संख्या बहुत कम है, 4 शेयर है इनके पास, अगर निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि का तात्पर्य भी इनको समझा देता हूं। लंबी का अवधि का मतलब होता है कम से कम 12 से 18 महीने या ज्यादा। जितना ज्यादा उतना बेहतर मुनाफा आपको मिल सकता है। तो निचले स्तर पर या इस स्तर पर थोड़ा बहुत खरीदारी कर सकते हैं, जिससे इनका जो निवेश का स्तर है वो कम हो जाएगा और शेयर की संख्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन कारोबारियों को और निवेशक को शेयर बाजार में अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बाजार नाम ही है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन जब तक नहीं रखेंगे आपको, चाहे ट्रेडर्स हो या निवेशक हो, वहां पर आपको ऐसे झटके शायद लग सकते हैं। तो जो सलाह दी है गौरांग सर ने, उसको आप फॉलो कीजिए और आगे से अपनी ये सावधानी पूरी बरतिएगा जो भी आप ट्रेड लेते हो या फिर निवेश करते हो। तो अगले कॉलर को जोड़ते हैं। राकेश हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राकेश गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, पूछें अपने सवाल। सर मैं बात कर रहा हूँ जमशेदपुर से। जी जी सर, मेरी जानकारी है सर कि मुझे क्वेश्चन ये है सर, मैं एक मतलब लिकर स्टॉक ऐड करना चाहता हूँ सर अपने पोर्टफोलियो में फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। मतलब मेरा व्यू है 5 से 10 ईयर्स। तो मेरे पास अभी मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स ऐड किया है, 20 स्टॉक्स है मेरे पास। तो मैं चाह रहा हूँ सर यूनाइटेड स्पिरिट्स बढ़िया रहेगा कि रेडिको खैतान फॉर लॉन्ग टर्म सर, और एक्यूमुलेशन रेंज कितना रहेगा सर, प्राइस? ठीक है। तो राकेश काफ़ी जागरूक निवेशक नज़र आ रहे हैं हर तरह से। उन्होंने बहुत स्पष्ट सवाल भी पूछा है उन्होंने। इसके अलावा कोई सवाल आपका राकेश? हाँ सर, मैं यही जानना चाह रहा था स्पिरिट मतलब कि सर ये जो हमारा ये जो स्टॉक है लिकर सेक्टर,
तो सर ये कंजम्पशन में तो आता है तो मुझे मालूम है, पर ये सिक्लिकल में तो नहीं है ना सर? मतलब एक होता है ना सिक्लिकल नॉन सिक्लिकल सेक्टर। जी जी जी, चलिए आपको एक बेहतर तरीके से राय देने की कोशिश करते हैं। रवि जी, रवि जी बताइए क्या आपकी राय होगी? राकेश का सवाल आपने सुना। फिलहाल वो यूनाइटेड स्पिरिट में निवेशित हैं, लिकर स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, उनको बेहतर नजरिया दीजिए। देखिए, बिल्कुल इनका जो अप्रोच है वो एकदम परफेक्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको 20 से 25 जनवरी तक इन लिकर के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि आज रेडिको की बात करें तो काफी तेजी देखने को मिली, लेकिन फिर भी यहां से भी अभी ज्यादा अग्रेसिव दिखाई देता है। यूनाइटेड के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ ज्यादा है और 1800 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। इस समय चल रहा है 1650 1648 के पास। तो मुझे लगता है रेडिको खैतान को आप ऐड कर लीजिए, इसमें ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड में आप ऑलरेडी हैं, लेकिन 20 जनवरी के आसपास एक बार ईटी स्वदेश को वापस कॉल करके अपडेट लीजिएगा, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी। और वैसे भी अगर 1800 का टारगेट आता है तो भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो चाहे ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स हो या लॉन्ग टर्म, स्ट्रैटेजी ऐसी रखिए कि आपको बेनिफिट हो। रही बात स्टॉप लॉस की, तो यहां पर थोड़ा सा बढ़ा है, इसलिए आज 2% बढ़ा है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है। 1590 का स्टॉप लॉस बनता है, तो मुझे लगता है इस स्टॉप लॉस से आपको 150 रुपए और मिल सकते हैं, तो यहां पर इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो ये सलाह 1800 रुपए के पास रेडिको खैतान जाए तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोच सकते हैं। बाजार पर एक नज़र डालेंगे क्योंकि रफ्तार बढ़ गई है और अब जो रिकॉर्ड ऊंचाई है, यानी कि निफ्टी का जो रिकॉर्ड स्तर है 21,593, उससे बस थोड़ी सी ही दूरी रह गई है। 21,580 के पास बाजार ट्रेड कर रहा है। आज का हाई 21,585, यानी कि बमुश्किल 6-7 अंकों के आसपास की दूरी रह गई। 137-38 अंक ऊपर है और ये बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ दिख रही है। यानी कि अगर आप सिर्फ दिसंबर में अगर देखेंगे तो 7% के आसपास के रिटर्न इंडेक्स में आपको दिखेंगे, और अक्टूबर के बाद तो तस्वीर ही बदल गई थी। तो नवंबर और दिसंबर को अगर आप क्लब कर देंगे तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 12-13% के आसपास के रिटर्न्स इस वक्त आपको इंडेक्स में दिखेंगे। तो बढ़िया तेजी, शानदार रौनक, और इस वक्त एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है एनएससी के शेयरों का वो है 2:1 का। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखेंगे। और अच्छी चीज ये है कि निफ्टी के साथ निफ्टी बैंक पूरी तरह से कदम ताल करके चल रहा है, डीकपल्ड नहीं है, अलग चाल नहीं है उसकी। 300 अंकों पर निफ्टी बैंक, और प्रतिशत के लिहाज से बिल्कुल समान आपको तेजी दिखेगी निफ्टी बैंक में भी। आज का जो दिन है वो है सीमेंट स्टॉक्स के नाम, मेटल्स के नाम। ऑटो में हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो में अच्छी तेजी है। बजाज ऑटो को लेकर डैम कैपिटल का एक अपग्रेड भी आया है, टारगेट बढ़ा के उन्होंने 7,200 रुपए किया है, 6,000 से बढ़ा के। और उनका मानना है कि जो लग्जरी जो बाइक है, जो प्रीमियम बाइक्स हैं, उस पर आगे कंपनी अपना फोकस बढ़ाएगी और वो यहां से इनकी मुनाफे को ड्राइव करेंगे। तो अच्छी तेजी बाजार में। आप सिर्फ खपत वाले शेयरों को अगर आप छोड़ दीजिए थोड़ा सा, वो शेयर जो कल चले थे तेज रफ्तार से, उसमें एनटीपीसी भी है, क्योंकि हम पावर शेयरों में कल रौनक देख रहे थे, वहां पर थोड़ी थोड़ी सी नरमी है। विप्रो भी कल चला था, कोल इंडिया भी चला था, तो वहां पर हल्की हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग है। अदरवाइज बाजार का मोमेंटम बहुत अच्छा इस वक्त है और निफ्टी 21,575 के पास है। 125 अंकों से ज्यादा की तेजी इस वक्त हम देख रहे हैं। अगले दर्शक को जोड़ेंगे, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से हैं नीरज कुमार। नीरज नमस्कार, कहां से आपने फोन किया है और पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरा है टाटा टेक के बारे में ना जी। मेरे को टाटा टेक का आईपीओ आया था 500 रुपए पे ना जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। आईपीओ में लगे थे आपको? हाँ जी सर। सर मेरे ना टाटा टेक के आईपीओ में लगे थे। तो अब उसका मेरा व्यू है कि 5 से 7 साल का जी। तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए? 5 से 7 साल का, तो अभी 5 महीने नहीं बीते, आप अभी क्यों समीक्षा कर रहे हैं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। वैसे आपको बहुत बधाई, आपके पैसे तो खैर डबल से ज्यादा हो ही गए हैं, और हमने इसके ऊपर के भी हमने इसमें लेवल्स देखे थे। 1200 रुपए के आसपास का भाव फिलहाल है। गौरांग, क्या करना चाहिए टाटा टेक में? 5 से 7 साल का है, कोई इनको फिक्र नहीं है, दे दे 5-7 साल। फिक्र होनी भी नहीं चाहिए अभिषेक, फिक्र क्यों करनी है? शेयर बाजार में कभी भी निवेश करके फिक्र नहीं करनी चाहिए। और इसका उत्तर देने से पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या ये आने वाले 5 या 7 साल जो इनको निवेश अपना बना करके रखना है,
तो क्या 30 शेयर अपने पोर्टफोलियो में टाटा टेक के रख के संतुष्ट है या और जोड़ना चाहेंगे? क्या ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल, हम सीधे पूछ लेंगे, आप भी पूछ सकते हैं। नीरज बताइए, क्या और शेयर आपको लेने हैं टाटा टेक के? हाँ सर, मैं ले सकता हूँ ये। पूछना वाजिबी होगा क्योंकि हाँ, ले सकते हैं, गौरांग सर ले सकते हैं, बताइए आप। हाँ, तो उत्तर देने में आसानी हो जाती है अगर स्पष्टता आ जाती है, पारदर्शिता आ जाती है प्रश्न में। तो पहले तो हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश जब आईपीओ टाटा टेक का आया था, उसके पहले हम जुड़े थे हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश से, और हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। हमारे आईपीओ नोट में ये हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर किसी निवेशक को लंबी अवधि के लिए आईपीओ में निवेश करना है तो कर सकते हैं। 500 रुपए का आईपीओ आज के तारीख में 1200 के ऊपर, सर्वोच्च स्तर करीबन 1400 का बना था, फिर नीचे भी आया, करेक्शन आया, मुनाफा वसूली आई, जो भी लोगों ने लिस्टिंग गेन्स छोटी अवधि में निवेश किया होगा। तो पहले तो कंपनी काफी सक्षम है, बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, और मैनेजमेंट जो कॉरपोरेट नाम से ताल्लुक रखती है वहां पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कारोबार आगे लेके जाने के लिए जो भी टिप्पणियां आईपीओ के पहले, आईपीओ के पश्चात टाटा टेक के मैनेजमेंट ने दी थी, उससे हम काफी प्रभावित हैं, और हमारा जो विश्वास था वो और भी मजबूत हो गया है। लंबी अवधि के लिए निवेश लायक कंपनी है ये। तो इस स्तर पर या फिर गिरावट पर मैं तो कहता हूं आप एसआईपी कर लीजिए, क्योंकि आपका 5 या 7 साल का नजरिया है। तो हर महीने जो भी आपके पास निवेश लायक पूंजी आती है, उस पूंजी की उतने ही मात्रा के शेयर आप टाटा टेक में निरंतर हर महीने निवेश करते जाए। मेरे ख्याल से एक बहुत ही सुलझी हुई रणनीति होगी अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। ठीक है, लंबी अवधि को लेकर फिक्र नहीं है, आप और शेयर जोड़ सकते हैं, मजबूत पेरेंटेज है, बिजनेस को लेकर भी कोई शक या सवाल नहीं है। आराम से आप बने रहिए, इच्छा अगर आपकी है तो और शेयर खरीद लीजिए, ये सलाह है गौरांग सर की। लेकिन बाजार इस वक्त फिर से नई ऊंचाई के आसपास कारोबार कर रहा है। नई ऊंचाई आंकड़ों के लिहाज से बनने में कुछ ही अंकों का फासला रह गया है। लेकिन अगर हम पूरे साल की बात करें, तो अगर हम भारत के मार्केट कैप की बात करें, तो ग्लोबल जो रफ्तार रही है, दुनिया भर की जो रफ्तार रही है, उससे ज़्यादा रफ्तार भारत के बाजार की रही है। और इस साल भारत के मार्केट कैप में 26% का उछाल आया है, और हम ये कह सकते हैं कि ये महीना और पिछला महीना जिस तरह की तेजी हमने देखी है, उसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं इस उछाल के पीछे। और अगर हम मार्केट कैप के लिहाज से अगर दुनिया भर के देशों की बात करें, तो भारत अब 5वें नंबर पर है, और हांगकांग से जो फासला है अब बेहद कम रह गया है। तो इसको लेकर बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, बहुत अच्छी रिसर्च है, और रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए, क्या कह रहे हैं आंकड़े? जी बिल्कुल, आंकड़े तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि भारत जो है कमाल पे है, और मार्केट भी जो है माला माल हो चुका है। अब बात करते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। जो मार्केट कैप की जो कंट्रीब्यूशन होती है ग्लोबली, वहाँ पे भारत का कंट्रीब्यूशन बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 3.8% हो गया है, यानी कि 0.5% की जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। हाँ, हम अब अगर इसको कंपेयर करेंगे हांगकांग के साथ, तो यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे हांगकांग 4th लार्जेस्ट है और भारत 5th लार्जेस्ट है। लेकिन याद रखिए, जो उनके बीच जो गैप है अब वो बहुत कम हो चुकी है, और थोड़े महीने में जो है एक्सपेक्टेड है कि भारत जो है हांगकांग को लीप फ्रॉग कर देगा, यानी कि उनके ऊपर आ जाएगा, और 4th लार्जेस्ट जो है मार्केट बन सकता है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। पिछले साल भारत और हांगकांग के बीच जो था $1.9 ट्रिलियन का डिफरेंस, और अब जो है सिर्फ $500 बिलियन का है। एंड ऑफ कोर्स निफ्टी, सेंसेक्स, ये पूरे साल में जो है इन्वेस्टर्स को 17 से लेकर 18% रिटर्न्स भी दिए हैं। और याद रखिए, जब दुनिया को कंपेयर करते हैं भारत के साथ, जो भारत का ग्रोथ लेवल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो यहाँ पे लगभग 26% जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है, वही अगर ग्लोबली देखें तो ये आंकड़ा सिर्फ 12% का है। आंकड़े के अलावा याद रखिए, पिछले 5 साल में जो मार्केट कैप सालाना बढ़ी है भारत की मार्केट में, वो 15% बढ़ी है। जो ग्लोबल एवरेज है वो सिर्फ 9% का है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हम बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स अमेरिका सबसे बड़ा है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर, भारत भी कम नहीं है, और धीरे धीरे करके जो है हांगकांग और जापान को ईजिली लीपफ्रॉग कर सकता है अगले 2 से 3 साल में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। इसके अलावा पिछले 5 साल में जो रिटर्न्स आए, जो ग्रोथ देखने मिला है, और वर्ल्ड जो कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे भारत टॉप पे है, लगभग 15% का ग्रोथ आ रहा है। बाकी सब ग्लोबल एवरेज 9% का है। यही अमेरिका, चीन, जापान ये रेंज कर रहे हैं। जापान तो 2% का है, और अमेरिका, चीन भी 11 से लेकर 13% का है। यानी कि सारे डेटा वाइज सारे जो ग्रोथ आ रहे हैं रिसेंटली, सब भारत के फेवर में है।
लेकिन 2023 की अगर बात करें तो आईपीओ मार्केट में भी जलवा देखने मिला था। यहाँ पे लगभग 70 कंपनियां आज आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ रुपीस रेज हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें आईपीओज में तो वहाँ पे मार्केट कैप में लगभग $50 बिलियन जो है ऐड किए गए हैं सिर्फ आईपीओ से ही। अब अगर आईपीओ और ओएफएस को जोड़ देते हैं इन दोनों को तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हांगकांग को भी पिछाड़ दिए हैं। तो ऑलरेडी एक इम्पैक्ट में तो हांगकांग को हम पिछाड़ दिए और थोड़े महीनों में उन्हें हम जो है इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी पिछाड़ सकते हैं। तो ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि भारत का मार्केट कैप और भारत की जो ग्रोथ है दोनों ही स्ट्रांग है। शुक्रिया शरद। तो भारत का कमाल मार्केट कैप मालामाल 5वें नंबर पर ग्लोबल मार्केट कैप में, और जैसा कि शरद कह रहे हैं कि हांगकांग को भारत आसानी से अगले 1 से 2 साल में पीछे छोड़ देगा और ये रफ्तार अगर बनी रही तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल मुमकिन है। एक बार फिर से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुदामा है महाराष्ट्र से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए। सुदामा जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्कार सर जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ सर, मैंने एफएसएल के शेयर लिए वाले। कौन से आईआर? आपका एक शेयर आईआरबी इंफ्रा हमारे पास क्वेरी आई हुई है। नहीं आईआरबी नहीं सर, इंडिया बुल्स हाउसिंग है। अच्छा। और एफएसएल के शेयर 153 से 400 शेयर है और इंडिया बुल हाउसिंग के शेयर से 153 भाव से 500 शेयर है मेरे पास। अच्छा, एफएसएल का शेयर जो आपने लिया है वो किस भाव पे लिया है? एफएसएल का शेयर मैंने 153 से लिया है, 153 एवरेज किया मैंने वहां तक। अच्छा, और इंडिया बुल्स का? इंडिया बुल्स का भी 153 के भाव से। ठीक है, ठीक है। नजरिया आपका कब तक रुक सकते हैं? मेरा अभी तक 2 से 3 महीने तक रुक सकता हूँ मैं इसमें अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए रवि जी आप ही बताइए, एफएसएल और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस क्या होगी आपकी राय? देखिए, सबसे पहले आईबुल हाउसिंग की बात कर लेते हैं। इस समय 219 रुपए चल रहा है और मुझे लगता है कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया है, तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। एक बार को यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक कर लेना चाहिए। और दूसरे स्टॉक को अगर देख रहे हैं तो इसी लेवल के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा है, यानी कि उस पर आप स्विच कर सकते हैं या फिर ये कहें कि उस पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 260 to 270 लेवल्स। स्टॉप लॉस 220 का यहाँ पर लेके चल सकते हैं। दूसरा आपका एफएसएल है। देखिए एफएसएल ज्यादा अच्छा है, अभी स्ट्रांग है। अपसाइड में देखते हैं तो 210 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। तो मुझे लगता है कि इसमें आप स्टॉप लॉस को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। स्टॉप लॉस कर लीजिए 177 का, 177 रुपए का, उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए और चलने दीजिए। 210 के आसपास आता है तो वापस से ईटी स्वदेश पे कॉल करके पूछ लीजिएगा प्रॉफिट बुक करना है या नए टारगेट आपको बताए जाएंगे। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी सिंपल है। ठीक है, फर्स्ट सोर्स को लेकर ये व्यू रवि का। आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक का सवाल लेंगे। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से दिनेश कुमार। दिनेश जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं देवास से बोल रहा हूँ। सीएमएस इन्फो सर मेरे पास में शेयर है 280 शेयर, 395 की खरीदी हुई है सर। आपके पास सी इन्फो सिस्टम है? नहीं, सीएमएस इन्फो। सीएमएस इन्फो, ठीक है। इनके पास सीएमएस इन्फो है, कैम्स नहीं है, सीएमएस इन्फो है, ठीक है। परफेक्ट 380 रुपए के आसपास का भाव है और इनकी खरीद है 395 रुपए के आसपास की। 280 शेयर है, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्टिव शेयर नहीं है, कहीं ना कहीं एक रेंज में ही रहता है ये सीएमएस इन्फो। गौरांग सर क्या व्यू होगा आपका? निवेशित रहें इसमें या फिर निकल के कहीं कोई बेहतर विकल्प आप सुझाएंगे? तो अभिषेक, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स पर कवरेज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर विशेष रूप में ना तो टिप्पणी कर पाऊंगा ना ही इनकी सहायता कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर प्रश्न ये बनता है कि क्या यहाँ से निकल करके कोई दूसरा विकल्प है, तो मेरे राय में परिवर्तन या फिर विकल्प के रूप में बहुत सारे ऐसे तो विकल्प है अगर आप देखने जाए तो। और हाल ही में एक आईपीओ आया था अभिषेक, कुछ महीने 1.5 महीने पहले, जिसका नाम था JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि
कंटेनर और पोर्ट लॉजिस्टिक के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। मौजूदा स्तर करीबन 220 के आसपास का है। अगर परिवर्तन के रूप में मेरे ख्याल से ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वित्तीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बैंक है फेडरल बैंक, जो कि करीबन 145-150 के आसपास कामकाज करता है। तो ये भी बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए सुझाव है अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और फेडरल बैंक के दो शेयर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में अगर मैं सही हूं तो आज कुछ इक्विटी का लॉक इन भी खुला है, जिसके चलते ही शेयर पर थोड़ा सा प्रेशर हम देख रहे हैं। लेकिन फेडरल बैंक निश्चित तौर पर अच्छा रनअप दिखाया है। इसमें आपके लिए निवेश की सलाह है, लेकिन एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं कि क्या कहता है। 380 का भाव है। रवि, काफ़ी उतार चढ़ाव देखा हमने शेयर में, हालांकि अगर आप ईयर टू डेट अगर आप रिटर्न देखेंगे इस साल तो 25% के आसपास का है। यहां से आपको चाल कैसी दिख रही है सीएमएस इन्फो सिस्टम की? देखिए, मैं तो गौरांग जी के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही बताया। इस समय इस स्टॉक में देखते हैं तो वो डाउनवर्ड टेरिटरी की तरफ जा रहा है और मुझे लगता है कि जल्दी आपको इसको 350 और 340 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इतना रुकने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर पोजीशन को स्विच करने का ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है। फिलहाल ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पर एक बार एग्जिट होना चाहिए। आपके स्टॉक पर अगले जो दर्शक हैं उनको जोड़ते हैं। प्रदीप कुमार शर्मा है हमारे साथ पटना से। प्रदीप जी नमस्कार, पूछे क्या जानना चाहते हैं? प्रश्न गौरांग सर से है जी। सर, मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि टाटा टेली के 90 शेयर मेरे पास है 96 के रेट पर। तो उनका मतलब क्या फ्यूचर है सर, इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है गौरांग सर, आपसे सवाल है टाटा टेली सर्विसेज के। इनके पास 90 शेयर हैं 96 रुपए के भाव पे। आगे का नजरिया जरा बताइए। प्रदीप कुमार शर्मा जी, पहले तो प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नियम गठित थे 2016-17 में, रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन। उस नियम के तहत बुनियादी तर्क के आधार पर मेरे जैसे जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी टिप्पणियां सिर्फ उन कंपनियों तक सीमित रख सकते हैं जहां पर हमारी कवरेज हो। तो क्षमा चाहूंगा शर्मा जी, टाटा टेली पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें तो कारोबार को लेकर के जो भी था अब कुछ बचा नहीं है। मुझे नहीं पता आपका नजरिया क्या है, या फिर आप परिवर्तन के रूप में कुछ बदलाव करना चाहते भी हैं। और अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो टाटा टेली पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है जो कि कमर्शियल व्हीकल मुख्य तौर पे बनाती है, अशोक लेलैंड। मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से 170-75 के आसपास होगा, जब पिछली बार मेरी नजर पड़ी थी अशोक लेलैंड पर। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन टाटा टेली पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो फिलहाल इस स्टॉक पर और आप बेहतर नजरिया आपको गौरांग जी ने दिया। चलिए फिलहाल इस शो को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन